अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स पता होने चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स पता होने चाहिए। सर व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? Accounting equation is a mathematical expression which proves that after every transaction, total of assets will be equal to the sum of liabilities and capital. It is based on the dual aspect principle. ये सारी बातें तो क्लियर है? तो सर यहाँ पे तो तीन ही कैटेगरीज आई, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने किसी से रेंट रिसीव करा, अगर मैंने किसी से रेंट रिसीव करा 10,000 रुपए, तो कैश आया, ओके, तो वो तो एक एस्पेक्ट हो गया। बट दूसरा एस्पेक्ट तो रेंट है, और सर रेंट तो एक रेवेन्यू रिसीट होती है। यस और नो? रेंट तो एक रेवेन्यू रिसीट होती है, वो पैसे तो आपने कमाए हैं। एसेट कैश आ चुका है, अब रेंट ना तो लाइबिलिटीज है ना कैपिटल है। यस और नो? अपने आप में उसका नेचर क्या है? रेंट तो सर एक रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू रिसीट है। क्या वो कैपिटल रिसीट है? रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? तो वो रेवेन्यू है, वो तो आपके इनकम का पार्ट है। तो फिर क्या करें उसका? तो उन्होंने बोला देखो कैटेगरीज तो तीन ही है, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। तो अगर आपके कोई रेवेन्यू आइटम है, कोई इनकम जनरेट हो रही है, इनकम, प्रॉफिट पोर्शन, तो वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? वो प्रॉफिट ओनर को ही मिलेगा। किसको मिलेगा? ओनर को। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में कोई भी रेवेन्यू इनकम, कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, कोई भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो वो पूरा का पूरा किसको दे दो? ओनर को दे दो। तो मतलब उसके कैपिटल में ऐड कर दो। तो सर हम क्या रेंट का एक अलग से हेड बनाएंगे? नहीं, किसी भी रेवेन्यू आइटम का तीन ही कैटेगरीज है, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। तो अगर सब हेड्स बनेंगे कि कौन सा एसेट है, तो एसेट का ही बनेगा। कौन सी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का ही बनेगा सब हेड। कैपिटल का भी कोई सब हेड नहीं होता, कैपिटल अपने आप में एक आइटम है। सब हेड होंगे तो एसेट्स और लाइबिलिटीज के होंगे। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के कोई भी सब हेड्स नहीं होंगे। वो कहां पे एडजस्ट करे जाएंगे? वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करे जाएंगे। किसके थ्रू करे जाएंगे? कैपिटल अकाउंट। कैसे करे जाएंगे? जो भी इनकम जनरेट हो रही है, जो भी इनकम जनरेट हो रही है, दैट बिलोंग्स टू द ओनर, दैट बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर, उसकी कैपिटल में ऐड कर दी जाएगी। और जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो किसको इनकर करने पड़ेंगे? ओनर को। वो उसके कैपिटल में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे, कोई भी एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो पांच ही कैटेगरीज होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। तो बहुत इजी होगा डील करना। जो थोड़ा सा दिमाग लगाना है वो किस पे लगाना है? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पे। तो उसका क्या रूल बताया मैंने? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कलर चेंजेस टू येलो, all expenses and losses are to be borne by the owner and will be deducted from his capital. किन की बात हो रही है? expenses and losses. Example, salaries paid, rent paid, etc. आएंगे धीरे धीरे, बट अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं कि किन की बात हो रही है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात हो रही है। कोई डाउट अभी तक? एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स का क्या होगा सर? अब सर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर ओनर बेयर कर रहा है तो प्रॉफिट भी उसी का ही हक है। फिर तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स विल बिलोंग टू द ओनर एंड विल बी एडेड टू हिज कैपिटल। इनका कोई एग्जांपल दो सर। एक एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, रेंट रिसीव्ड। एक और एग्जांपल दो सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड। एक और एग्जांपल दो सर। ठीक है बेटा, बड़े डिमांडिंग हो रहे हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स और एसेट्स। प्रॉफिट पोर्शन की बात हो रही है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स और एसेट्स। धीरे धीरे आएंगे कैसे डील करेंगे, बट अभी बस मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट नहीं हुई। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का क्या होगा समझ आया? इनकम्स एंड गेन्स का क्या होगा समझ आया? परचेज ऑफ एसेट्स, अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो, आपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट, तो वो एसेट की कैटेगरी में जाएगा, एक्सपेंस की नहीं। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हमें हो चुकी है अभी तक। मेरे को इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एक्सपेंस होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एसेट होता है बिकॉज ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? चल सकता हूं आगे? तो इंपॉर्टेंट है, बट हम ऑलरेडी इस पे काफी डिस्कशन कर चुके हैं।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अकाउंटिंग इक्वेशन की शॉर्टकमिंग है। ये कोई रूल नहीं है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन की शॉर्टकमिंग है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि नॉर्मल सिनेरियो में जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो वो कौन से अकाउंट में जाते हैं? जब हम गुड्स किस में जाते हैं? बिल्कुल सही, परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में जाते हैं। परचेजेस का नेचर होता है एक्सपेंस। वो नॉर्मल सिनेरियो में होता है, वो नॉर्मल सिनेरियो में होता है। बट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन में हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन क्लोज हो रही है। अकाउंटिंग इक्वेशन में एज पर द सर हमें बोला कि हम लास्ट में कर सकते हैं, अरे वो तो तुम शॉर्टकट कर रहे हो। बट अकाउंटिंग इक्वेशन अपने आप में क्या है? एक एक्सप्रेशन जो ये प्रूव कर रहा है कि आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन टोटल ऑफ द एसेट्स विल बी इक्वल टू द लायबिलिटीज एंड सम ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। पॉइंट कि अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हर ट्रांजैक्शन के बाद एक इक्वेशन क्लोज हो रही है। रियल अकाउंटिंग में गुड्स परचेज का क्या ट्रीटमेंट होता है? जब हम सामान खरीदते हैं, गुड्स परचेज, तो वो परचेजेस अकाउंट में जाते हैं, वो एक एक्सपेंस माना जाता है उस पीरियड का। अगर एट द एंड ऑफ द पीरियड कुछ बच गया, अगर एट द एंड ऑफ द पीरियड कुछ बच गया, वो स्टॉक में चला जाता है। कहां चला जाता है? स्टॉक में या इन्वेंट्री में, एक ही बात है, स्टॉक और इन्वेंट्री, स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक हमारा एसेट होता है, स्टॉक हमारा एसेट होता है, करंट एसेट होता है ना, हमने पढ़ा है। स्टॉक हमारा एसेट होता है, गुड्स परचेज हमारा एक्सपेंस होता है रियल अकाउंटिंग टर्म्स में। बट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या हो रहा है? हर ट्रांजैक्शन के बाद ही इक्वेशन क्लोज हो रही है। मतलब ऐसा माना जाता है कि बस यही होगा, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है तो बताओ क्या होगा। तो अगर सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, तो अगर आपने 50,000 रुपए का सामान खरीदा और पीरियड एंड हो गया, तो क्या वो मेरे स्टॉक में आएगा कि नहीं आएगा? मैंने 50,000 का सामान खरीदा और बस वही एक ट्रांजैक्शन है, पीरियड एंड हो गया, क्लोज करो चलो ट्रांजैक्शन को। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपने सामान खरीदा, अभी बिका नहीं, तो वो मेरे स्टॉक में ऐड होगा कि नहीं होगा? तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद हम ये अज्यूम करते हैं कि खत्म, इक्वेशन क्लोज, अब आप इसका टोटल करें, एज ऑन डेट का बैलेंसेस निकालें, तो इसीलिए हम जो गुड्स खरीद रहे हैं उनको स्टॉक मानते हैं। क्या मानते हैं? स्टॉक मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। बहुत ही जल्दी जब आप आगे किसी और चैप्टर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होता है। जब आप गुड्स खरीदते हैं तो वो परचेजेस में जाते हैं और जो सामान बच जाता है वो स्टॉक में जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन को क्लोज करा जाता है, तो ये माना जाता है कि जैसे पीरियड ही एंड हो गया है, तो जो आपने सामान खरीदा वो आपके स्टॉक में पड़ा होगा ना फिर तो इसलिए उसको स्टॉक की तरह ट्रीट करा जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। बी केयरफुल। क्लियर? तो while preparing accounting equation, goods purchased are not treated as a revenue expense, not treated as an expense, but an asset, because the equation is closed after every transaction and stock is calculated. तो कौन सा एसेट माना जाता है? स्टॉक। तो अगर आप सामान खरीद रहे हो तो मेरे स्टॉक को अफेक्ट करेगा, सामान बेच रहे हो तो भी स्टॉक पे अफेक्ट करेगा, बट स्टॉक माना जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। क्या रीजन है? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन को क्लोज करा जा रहा है। बट सर अगर हम हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन को क्लोज नहीं करते, हम सिर्फ लास्ट में ही कर रहे हैं, वो आप एक शॉर्टकट फॉलो कर रहे हो। इक्वेशन तो अपने आप में क्लोज हो ही रही है, इक्वेशन तो अपने आप में क्लोज हो रही है। ये कोई डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रही, ये कोई डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रही। क्लियर? अब ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बट मैंने कहा कोई, मुझे डर बहुत लगता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस डू नॉट अफेक्ट कैश और बैंक बैलेंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब अगर आपने उधार पे कोई सामान खरीदा है तो वो कैश और बैंक बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। अभी कोई रूल नहीं है, इट इज सो ऑब्वियस, ठीक है ना? बट स्टिल देयर आर थिंग्स व्हिच आर ऑब्वियस, बट स्टिल मतलब बेटर वी डिस्कस अबाउट दैम। क्रेडिट पे अगर मैंने सामान खरीदा, उधार पे खरीदा, तो मेरे अभी पैसे नहीं गए हैं। अगर मैंने क्रेडिट पे सामान बेचा तो मुझे अभी पैसे नहीं मिले हैं, वो कैश और बैंक बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। इस लाइन में कोई डाउट? ठीक है। इफ एनी एसेट इज परचेज, अब एसेट होगा ही कब? समथिंग विच इज नॉट परचेज फॉर रीसेल पर्पस, समथिंग विच इज परचेज फॉर ओन यूज, तभी वो एसेट की कैटेगरी में जाएगा ना। यस और नो? स्टॉक एक अलग चीज हो गई,
स्टॉक एक बिल्कुल अलग चीज हो गई, बट नॉर्मल सिनेरियो में मेरे लिए, अगर मैं फर्नीचर डीलर हूं, तो जो मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ वो मेरे स्टॉक में जाएगा। बट मैं अगर कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, जो फर्नीचर है वो मेरे लिए क्या माना जाएगा, एक एसेट, एक नॉर्मल एसेट फर्नीचर अकाउंट में जाएगा। तो इफ एनी एसेट इज परचेज, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ गुड, it will be treated as a separate asset unless specified। कह रहा मतलब मैंने फर्नीचर कर लिखा हुआ है, फर्नीचर परचेज 50,000, फर्नीचर परचेज 50,000, उसको मैं एसेट मानूं या गुड मानूं? एसेट मानूंगा। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी फर्नीचर की दुकान हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वो यही बता रहे कि अगर ऐसा होगा तो वो खुद बताएंगे, फर्नीचर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, या हेडिंग दे रखी होगी ए लिमिटेड ट्रेडर्स अ फर्नीचर डीलर। तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर कोई एसेट परचेज हो रहा है तो वो गुड्स नहीं माने जाएंगे। क्लियर? सर एक और एग्जांपल दो। परचेज द मशीनरी फॉर ₹50,000, तो वो गुड्स माने जाएंगे या एसेट? श्योर? करेक्ट। अगर लिखा होगा परचेज मशीनरी फ्रॉम ए लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो वो एसेट माने जाएंगे या गुड्स? गुड्स माने जाएंगे, बट वो जाएंगे स्टॉक में ही, बट लेकिन समझ रहे हो कि एक सेपरेट एसेट नहीं माना जाएगा। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट, ये रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। when the name of the business entity is mentioned, when the name of the business entity is mentioned, but it is not specified whether it is a cash transaction or a credit transaction, it will always be treated as a credit transaction। सर मतलब when the name of the business entity is mentioned and it is not specified whether it is a cash transaction or a credit transaction, it will always be considered as a credit transaction। सर मतलब अभी बताता हूं, अभी तो बस मैं लाइन दोबारा पढ़ रहा था, ध्यान से देखना बेटा, एग्जाम्पल से मतलब क्लियर हो जाएगा। किसी को समझ आया आप में से? मतलब आपको समझ आया? बोलो। इनकम्प्लीट। आपने बोला कि सर अगर ये स्पेसिफाइड नहीं है कि हमने सामान कैश में खरीदा या क्रेडिट में, तो मान लिया जाएगा क्रेडिट में। इनकम्प्लीट मतलब जितना बोला वो बिल्कुल सही बोला, बट पूरी बात नहीं बोली आपने। अगर when the name of a business entity is mentioned, अगर किसी का नाम मेंशन्ड है बट ये स्पेसिफाइड नहीं है कि वो कैश है या क्रेडिट है, तब वो क्रेडिट माना जाएगा। ध्यान से देखना, एग्जाम्पल से वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं वो। ध्यान से देखना, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹50,000, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹50,000। सर श्री राम लिखिए, शो सम रिस्पेक्ट, ये राम एक इंसान है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹50,000, is it a cash transaction or a credit transaction? Are you sure? गुड, बड़े होनहार बच्चे। इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैसे पता चला सर हमें? नेम ऑफ द पार्टी इज मेंशन्ड बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर लिखा तो है 50,000 रुपए, बेटा वो तो अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन है, वो तो अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन है, ये कहां लिखा है कि पैसे दिए कि नहीं दिए? तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर? कोई डाउट? एग्जाम्पल 2, कौन तो एक आंसर देगा? परचेज्ड गुड्स फॉर ₹50,000, कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? आर यू श्योर? आर यू श्योर? You say yes. Let's see.
इट कुड बी एनी। ओके राघव, आप कुछ कहना चाहेंगे? यू हैव द वीटो पावर। सर कैश। सही जवाब, कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन, सबने बोला कैश, एक आंसर आया कुड बी एनी। सर इट इज नॉट स्पेसिफाइड, तो रूल क्या है? when the name is given and it is not specified whether it is a cash or a credit transaction, it will be a credit transaction. इसका मतलब in every other case it will be a cash transaction. यहां नेम गिवन ही नहीं था, गिवन था तो कैश ट्रांजैक्शन। चलो लास्ट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम उत्कर्ष for cash rupees 50,000. Purchase goods from Utkarsh, cash rupees 50,000. तो बताओ बेटा उत्कर्ष, आपके साथ ट्रांजैक्शन हुई है तो पहला हक आपका है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट। नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? आर यू श्योर? कैश? आप बोलें बेटा, पक्का कैश? प्रथम, कोई कहता है क्रेडिट? इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो नेम ऑफ द पार्टी आ गया तो बस ये नहीं कि ओहो नेम आ गया चलो क्रेडिट, नहीं, फॉर कैश आ गया ना तो कैश ट्रांजैक्शन है। सो व्हेन द नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन एंड इट इज नॉट स्पेसिफाइड whether it is a cash transaction or a credit transaction, in that case it will be considered as a credit transaction. Clear? चलो बेटा, ये रूल्स पता होने जरूरी है अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले।